कक्षा 9 के विज्ञान का पहला लेसन का यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो तो अपलोड हो गई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताई जाएंगी, जो केवल इस एग्ज़ाम में ही नहीं अभी तो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर जा कर के इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के बाद जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो ठीक है, अब चलते हैं हमें जो पढ़ना है महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में। तो ये है हम क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो ठीक है, देखते हैं पदार्थ अगर बदल सकता है तो कैसे। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, 3 तरह के पदार्थ में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उनमें परिवर्तन कैसे होता है इसी के बारे में देखेंगे। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, पानी जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी ही ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में और गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में बर्फ होता है और द्रव अवस्था में पानी के रूप में होता है और गैस अवस्था में भाप के रूप में। इन तीनों रूप में केवल एक ही चीज़ होता है, वो है पानी आपका। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हर एग्ज़ाम में। ठीक है, गर्म करने पर बर्फ पानी में बदल जाता है। ठीक है, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा और पानी जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब हम गर्म करेंगे तब। ठीक है, ताप बदलने पर यह जो भी परिवर्तन हो रहे हैं सब ताप परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। अगला है पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। कौन कौन तरीका है? पहला है ताप में परिवर्तन करके, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि अगर हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को अगर बदलना चाहते हैं तो उनमें पहला पॉइंट कैसे बदला जा सकता है, मतलब परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, वो है पहला ताप में परिवर्तन करके। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन करके मतलब किसी भी लिक्विड को अगर हम रख करके अगर गर्म करेंगे, मतलब ताप में रख करके गर्म करें, चाहे ठंडा करें, चाहे कैसे भी करें, तो आखिर परिवर्तन कैसे होता है देखिए। पहला पॉइंट है गलनांक। गलना का मतलब जानते हैं ना, गल जाना। कोई भी ठोस वस्तु अगर गल जा रही है तो उसे गलन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है गलनांक, गलन अंक। अगर इसको तोड़े, संधि विच्छेद करें तो इसका होगा गलन अंक। ठीक है, गलनांक मतलब जिस अंक पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। ठीक है, आगे देखिए, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलनांक किसे कहते हैं। अगर कोई भी जिस तापमान पर कोई भी वस्तु जिस तापमान पर ठोस से द्रव में बदल जाती है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। सुविधा के लिए हम इसे सेंटीग्रेड में 0 सेंटीग्रेड कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर बर्फ़ है तो ठोस होगी। सोचिए जरा, बर्फ़ है, ठोस है, अगर उसको गलाना है तो कब गलेगी? जब वह 0 सेंटीग्रेड का से तापमान उसका क्या होगा? अधिक होगा, तो वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है तापमान को बढ़ाने नहीं देती है। ठीक है, तो यह जो गुप्त ऊष्मा है आप अभी इसके बारे में जानकारी विस्तृत तौर पर 11 में यानी 10 में जाकर के आप ले सकते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर अभी हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। अब देखिए संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है वह क्या होती है? वायुमंडल दाब पर, किस पर? वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर। ठीक है, 1 किलो ठोस है, सोचिए जरा कितना किलो? 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बता रहा है कि 1 किलो अगर बर्फ है उसको द्रव में बदलने के लिए किसमें? द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए वही उसकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अतः 0 सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 सेंटीग्रेड पर पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। सोचिए, इसका मतलब यह पॉइंट बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए यह लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ है और 0 सेंटीग्रेड पर पानी है। ठीक ना,
तो बताइए सबसे अधिक ऊष्मा कितनी होगी? 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है और 0 सेंटीग्रेड पर पानी है, तो सबसे अधिक ऊष्मा पानी की होगी। क्यों? क्योंकि ये पिघल चुका है, यह ऊर्जा लेने के बाद पिघला है। ठीक है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथन का मतलब होता है उबलना, बॉइलिंग। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है। सीधी सीधी बात है, अगर किसी हम द्रव को गर्म करेंगे तो वह जिस ताप पर उबलने लगता है ना, उसे हम क्वथन अंक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भाई? 100 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 373 होते हैं। ठीक है। केल्विन में 373 और सेंटीग्रेड में 200। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ठीक है। यही लाइन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह जब आपको निर्धारित करेगी कि आप कितना नॉलेज अपने अंदर रख सकते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलो का द्रव है, ठीक है, बर्तन में रख करके हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको गर्म करते 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 इतना गर्म कर दें कि सारी की सारी पानी द्रव में बदल जाए। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी ऊष्मा हम दे रहे हैं, सोचिए अगर गर्म करेंगे तो ऊष्मा देंगे, जितनी ऊष्मा दे रहे हैं उसी सब ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब पानी को वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा दी गई वही क्या हो गई? गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ये सब जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं केवल तापमान परिवर्तन का ही था। ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 सेंटीग्रेड पर ही रहता है। ठीक है। सॉरी, उबाला जाता नहीं, उबलता है तो। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब पानी उबलता है तो उसका तापमान हमेशा क्या होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। कोई पानी उबल रहा है और उबालिए तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर उबल रहा है तो उसका तापमान केवल 100 सेंटीग्रेड ही होता है भाई। ठीक ना। और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है। अगर हम और अधिक करेंगे, सोचिए अगर यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीग्रेड है, ये है हमारा 100 सेंटीग्रेड। ठीक है। अगर और अधिक तापमान देंगे तो यह जो परत होती है ना, इसको तोड़ करके सारी पानी भाप में बन करके उड़ जाएंगी। जब भाप में बदलेगा भाई तो यह 100 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा। जब 100 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि यह पानी नहीं रह जाएगा, ये भाप हो जाएगा। ठीक है। पानी का तापमान हमेशा 100 सेंटीग्रेड रहेगा, वो भी उबलते हुए पानी का। और जब ये अधिक तापमान पा जाएगा तो ये भाप में बदल जाता है। ठीक ना। अतः 100 सेंटीग्रेड पर वाष्प के कणों के उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। भाई यह तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 सेंटीग्रेड पर अगर पानी है और 100 सेंटीग्रेड पर अगर भाप है, तो बताइए किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक ऊष्मा आपकी होगी किसकी? भाप की। ठीक है। पानी की नहीं, क्योंकि पानी तो 100 सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन भाप कब? जब अधिक ऊर्जा ले लेता है तब न बनता है भाप। इस वजह से भाप की ऊष्मा जो होती है ना अधिक होती है। इसी वजह से भाप से हम लोग ज़्यादा जलते हैं, पानी गर्म पानी से कम। अगला, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदल जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। भाई बता रहा ना, सीधी सीधी बात अगर समझ लें तो हम किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकते हैं। किसकी वजह से? ताप बदल करके। अगर हम ताप बदल रहे हैं ना तो अवस्था बदल जा सकती है। ताप, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगी, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। अगर ताप में बदलाव कर रहे हैं, गैस को ठंडा कर रहे हैं तो द्रव बन जाएगी, और द्रव को और ठंडा कर देंगे तो ठोस बन जाएगी। ठीक ना। तो देखिए, पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड, और बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड, और जो भाप की जो टेम्परेचर होती है वो होती है 100 सेंटीग्रेड। ठीक ना। आगे ऊर्ध्वपातन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन से हो गए, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही बिना ठोस अवस्था में चले जाते हैं। जब हम पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पर देखिए, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बदलेगा, द्रव के बाद गैस में बदलेगा, है ना।
लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं अगर हम ठोस को गर्म कर रहे हैं ना तो सीधे द्रव में न बदल करके गैस में बदल जाता है। यही समझना था। ऊर्ध्वपातज पातन ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में नहीं बदलेंगे, ठोस अवस्था से कहाँ चले जाएंगे, सीधे ठोस अवस्था में से सीधे चले जाते हैं गैस अवस्था में और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। फिर गैस को ठंडा करेंगे तो ठोस बदल जाएगा। पानी नहीं, पानी द्रव अवस्था का कोई नामो नहीं है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, सोचिए तो एक बार और समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ कोई ठोस पदार्थ है, इसको हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, ठीक है, जब गर्म करेंगे ना तो यह डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा भाई। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर इसी गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव नहीं बदलेगा, सीधे ठोस बन जाएगा। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं देखिए, थोड़ा सा कपूर लीजिए या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। ठीक है, चीनी की प्याली मतलब वो होता है चीनी मिट्टी का जो प्याली होता है उसकी बात करें, चीनी नहीं। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा कर दीजिए, कीप के सिरे पर रुई रख दीजिए। यहाँ पर बता रहा है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड है या कपूर है। ठीक है, इस पर कीप रख करके ऊपर से रुई से ढक दीजिए। ठीक है, अब नीचे से गर्म करिए तो होता क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड गर्म होकर के भाप बन जाता है। भाप बन करके यहाँ पर क्या हो जाता है, आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद वायुमंडल से ठंडा होकर के फिर यहीं पर क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, पानी नहीं बदलेगा। ऐसा एक पदार्थ है नमक। नमक को गर्म करेंगे ना तो पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट करें और ना समझ में आई है तो हमें एक बार और मौका दें ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है।